नमल। सरमा की ऐसे ही एक दोपहर में धूप कमरा अदालत की खिड़कियों से छन छन कर अंदर गिर रही थी। राहदारियों से आते शोर में बंद दरवाजों के बायस कदरे कमी महसूस होती थी। जज साहब अपने ऊंचे बेंच के पीछे बैठे सामने देख रहे थे, जहां दाएं तरफ सियाह कोट में मलबूस जुमर बैठी थी और मुसलसल 2 उंगलियों से कान की लो मसलता फारिस। सुनहरी आंखें सिकुड़ कर रखी थी, ताज़ा शेव बनी थी, बाल भी ताज़ा कटे थे। उठी मखरूफ नाक और पेशानी पे हल्का सा बल लिए वो अजली बेजार बैठा था। अलबत्ता आज उसने सफ़ेद शर्ट पे सियाह कोट पहन रखा था। जुमर के इसरार के बावजूद वो टाई पहनने पे राज़ी नहीं हुआ था। अब भी दूसरी मेज़ के पीछे खड़े प्रोसिक्यूटर को बोलते और जज को बकौर सुनते देखकर वो इस्तेज़ाइया मायूसी से सर झटक कर मुँह में कुछ बड़बड़ाया था। यू लायर्स! जुमर ने गर्दन मोड़कर उस पर एक गहरी नज़र डाली। वो नाखुश लगता था। फिर वो खड़ी हुई, बाल हाफ कैचर में बांधे, जर्द चेहरे मगर उठी गर्दन के साथ वो कहने लगी, मुझे कुछ कहना है योर ऑनर। आई एम सॉरी प्रोसिक्यूटर साहब। दोनों हाथ उठाकर उससे माजरत की, जो आबरू भींचकर उसे रोकने ही लगा था। मुझे भी अभी नहीं बोलना चाहिए, मगर इतनी प्रोफेशनल कर्टेसी तो आप मुझे दिखाएंगे कि अगर मैं बतौर एक इंसान कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि अपनी बारी पे अपने दलाइल में मैं जो कुछ कहूँगी वो बतौर एक वकील के कहूँगा, तो आप 5 मिनट तो मुझे दे देंगे। प्रोसिक्यूटर इमरान ने सर को खम दिया और वापस बैठ गए। जज साहब ने जुमर को बात जारी रखने की इजाज़त दी तो वो उसी तरह उठी गर्दन के साथ मजबूत हमवार आवाज़ में कहने लगी, मैं एक वकील हूँ और मैं एक प्रोसिक्यूटर रही हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिस एक भारी जिम्मेदारी का नाम है जिसको मैंने कई साल उठाया है। इंसान के सर पे जितनी भारी जिम्मेदारी होती है उतनी ज़्यादा उसकी बोझ होती है, मगर एक प्रोसिक्यूटर से पहले मैं एक इंसान भी हूँ और बतौर एक गवाह, न कि वकील। मैंने जज साहब को देखते हुए वो बोली तो आवाज़ लम्हे भर को कांपी। फारिस तहीर गाजी को 4.5 साल पहले जेल भिजवाया था। कान की लो मसलता वो बेनियाज बेजार बैठा शख्स एकदम चौंक कर उसे देखने लगा। वो कह रही थी, क्योंकि मेरे नज़दीक वो एक मुजरिम था, मगर ये मेरी गलती थी, जज जजमेंट की गलती। और हम में से हर एक ऐसी गलतियाँ किसी न किसी केस में कर चुका है, मगर इसके बावजूद मेरी गलती जस्टिफाई नहीं की जा सकती। मैं गलत थी जब मैंने फारिस तहीर गाजी को ब्लेम किया था। 2 माह कबल मुझे मालूम हुआ कि फारिस गाजी बेगुनाह था। इस केस में वो किसी भी मुजरिम या जुर्म में मुलविस नहीं था। वो आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बिना पलक झपके वो गर्दन उठाए बस उसे देख रहा था। अब वो मेज़ के पीछे से निकलकर जज के चबूतरे के सामने जा खड़ी हुई, ऐसी जगह जहाँ खिड़की से छन कर गिरती सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ रही थी। मैंने 2 माह कबल ये जाना कि वो सही था और मैं गलत थी, इसलिए आज मैं ये इतराफ़ इस जगह खड़े होकर करना चाहती हूँ ताकि ये लिखा जाए। एक नज़र सामने बैठे कोर्ट रिपोर्टर पे डाली, जो लिखना खटाखट टाइप किया जा रहा था, और ये इस केस की फाइल्स में हमेशा के लिए महफूज कर दिया जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा मुझसे फारिस गाजी ने पूछा था कि अगर मैंने ये जान लिया कि वो बेगुनाह है तो मैं क्या करूँगी। गर्दन मोड़कर उसने उसी उठी गर्दन के साथ फारिस को देखा। तो मेरा जवाब ये है कि मैं यही करूँगी, मैं उसके साथ खड़ी रहूँगी और उसको इंसाफ दिलाऊँगी। वो रोशनी में खड़ी थी, तेज़ रोशनी में, और उसके भूरे बाल चमक कर अखरोटी लग रहे थे। और जब उसने चेहरा मोड़कर फारिस को देखा तो भूरी आंखें सुनहरी दिखती थी। वो बिल्कुल खामोश सा उसे देखे गया, गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी थी। प्रोसिक्यूटर से मज़ीद बर्दाश्त नहीं हुआ था। मिसेस उमर, आप सब कुछ अभी कह देंगी तो ओपनिंग आर्गूमेंट में क्या कहेंगी? जज साहब, मिसेस उमर की बात निजी है, मगर अदालत को ये अमर मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो फारिस गाजी की बीवी हैं और हर मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह मुझे अपने शोहर से कोई मोहब्बत नहीं है। वो मुड़े बगैर जज साहब को देखते हुए उसी उठी गर्दन के साथ उसी रोशनी के हाले में खड़ी बोली थी, ना पहले थी ना अब है। इनफैक्ट मैं अपने शोहर को पसंद भी नहीं करती और बहुत दफ़ा मैं अपने शोहर को जान से मार देना चाहती थी। वो हल्का सा मुस्कुराया। इनफैक्ट गिरफ्तार होने से पहले एक दिन वो मुझे तलाक देने की बात कर रहा था। फारिस ने कदरे गैर आरामदेह सा पहलू बदला, मगर ये फैमिली कोर्ट नहीं है जहां हम खड़े होकर ज़ातियात के बारे में बात करें और एक दूसरे के ऊपर कचरा उछालें। न मैं ऐसी औरत हूँ, मगर ये सब कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि ट्रायल के दौरान मेरी कही किसी बात को शोहर के दिफा
के ज़ुमरे में लेने की बजाय मोकल का दिफा समझा जाए। थैंक यू योर ऑनर। सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। वो तेज़ रोशनी में खड़ी थी, चमकती हुई जैसे सोने के पतंगे आसपास गिर रहे हों। न कोई टूटा बिखरा वजूद था, न आंखों में आंसू, न नदामत से झुका सर, न माफ़ी के लिए हाथ बंधे थे, मगर इतराफ़ी जुर्म भी कर लिया था, इतराफ़ी नदामत भी हो गया था, सर भी उठा रखा था, क्योंकि फारिस काजी ने सोचा था वहाँ नीयत साफ थी, जो भी किया था सच का साथ देने के लिए किया था, पहले भी अब भी। अब प्रोसिक्यूटर साहब बड़े आराम से दलाइल का आगाज़ कर सकते हैं, जिसके बाद ऐसे लगेगा जैसे मेरा क्लाइंट कमरुद्दीन चौधरी के साथ साथ 9/11 वाले हमले में मुलविस था। वो सादगी से कहकर वापस आ बैठे, कमर कुर्सी की पूंछ से लगाई, टेक पे कमर टिकाए, टांग पे टांग जमाई, गर्दन मोड़कर फारिस को देखा। उसके तासुरात बदल चुके थे। वो इन चंद लम्हों में बहुत सी कैफियत से एकदम गुजर गया था। मुझे अफसोस है कि मैं अपने एतराफ़ से तुम्हें खुश ना कर सकी। ना मैं रोई, ना पैरों में गिरी, ना हाथ जोड़े, धीरे से बोली। वो बस उसे देखे गया। वो इस वक्त क्या महसूस कर रहा था वो बयान नहीं कर सकता था, पर वो सामने देखने लगा। प्रोसिक्यूटर दलाइल का आगाज़ कर चुका था। फारिस की आंखें उधर जमी थीं, मगर गर्दन की गिल्टी बार बार जाहिर होकर मालूम होती थी। आपको कब मालूम हुआ? वो अभी सामने देख रहा था। उसे वाकई नहीं अंदाज़ा था। जिस रात मुझे अस्थमा अटैक हुआ था, वो बहुत धीमा बोल रही थी। फारिस ने निगाहें मोड़कर उसे देखा। सुनहरी आंखें भूरी आंखों में देखती रहीं। चंद लम्हे, चंद सांसें, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर बोला तो सिर्फ इतना, क्या मैं आपको तुम कहकर बुला सकता हूँ? जुमर लम्हे भर को लाजवाब हुई, फिर खफकी से गर्दन कड़ाई। हरगिज़ नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका और तबदारी से सर को खम दिया। ठीक है, जैसे तुम चाहो। अब अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कमरा ना होता और उनके पीछे बुकरा ना बैठे होते, तो जुमर यूसुफ की हील फारिस काजी के पैर को बताती कि उसके चाहने का क्या मतलब होता है, मगर वो खफकी से सर झटक कर सामने देखने लगी। कोलंबो की भीगी फिजाओं में उस रात बारिश ने मजीद नमी घोल दी थी। कर्नल खावर ज़ाहिर जब होटल की लॉबी में कदम रखा तो उसका कोट नम था और बाल कदरे भीगे हुए थे। अपने तनोमन जिस्म पे कोट के कॉलर बराबर करता और रिसेप्शन तक आया और शनासा अंदाज में रिसेप्शनिस्ट से पूछा, हाशिम करदार कौन से रूम में है? जब वो लड़की उसे मतलूबा मालूमात फराहम कर रही थी तो उसकी पुश्त पे दीवार पे आवेजा बॉक्सेस की चमकती धात में खावर का अक्स छलक रहा था। कदरे भारी गिरफ्त जिसामत का हामिल ऊंचा सा लंबा सा आदमी, जिसके बाल की यू कट बनी थी, ईरानी तर्ज की स्याह मूछें थीं और घने आबरू तले स्याह गहरी आंखें, पेशानी पे मुसलसल पड़े 2 बाल और गंदमी रगंद। देखने में वो 45 से 48 साल का लगता था और कमोबेश यही उसकी उम्र थी। चंद घंटे कबल हाशिम ने उसे कॉल करके जल्द अज जल्द कोलंबो पहुंचने की हिदायत दी थी। वो कराची में जिन गमों में फंसा था, इन सब को छोड़कर फ़ौरन इधर आ पहुंचा और अब लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए वो यकीनन इस अमर के बारे में सोच रहा था जो हाशिम ने उससे डिस्कस करना था। हाशिम ने कहा था, बहुत अहम है। खावर तजस्सुस था और पुरजोश भी। जो भी मसला हो वो उसे हल कर लेगा। हाशिम के लिए वो सब संभाल लेगा, क्योंकि सिर्फ वही था जो हाशिम के तमाम मसले संभालता आया था। कमरे के बंद दरवाज़ों से सजी राहदारियों में वो मतलूबा दरवाजे तक आया, बेल बजाई, फिर देखा दरवाज़ा कदरे खुला था। उसके अबरू इकट्ठे हुए, आंखों में अचंभा उभरा। एहतियात से दरवाज़ा धकेला, एक हाथ बेल्ट में अड़े से पिस्तौल पे रेंग गया। पट खुलता गया। कमरा खाली था, सिर्फ एक जर्द लैंप जल रहा था। खावर ने इधर उधर गर्दन घुमाई। एक तरफ दीवार की खिड़की थी, जिसके शीशे पे पानी की बूंदें तड़ तड़ बरस रही थी। उसके सामने कुर्सी डाले हाशिम बैठा था। खावर ने इत्मीनान से सांस खारिज की, जेब तक रेंगता हाथ सीधा किया और सर कहता करीब आया। हाशिम की इस तरफ कुछ थी। आहट पे बगैर चौंके सर मोड़ा, उसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया और मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे खावर ने गर्मजोशी से थामा। सब ठीक है सर? खावर को वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगा था। यस ऑफ कोर्स। हाशिम ने मुस्कुराकर सर को खम दिया, हाथ मिलाकर छोड़ा। मेरा दिल चाह रहा था मैं किसी से बात करूं, सो तुम्हें बुला लिया। कहते हुए वो साथ रखी मेज़ तक आया। स्याह पैंट पे सिल्वर ग्रे शर्ट पहने और कफ कोहनियों तक मोड़े और वो रिलैक्स्ड लग रहा था। 2 गिलासों में उसने मशरूब ढेला, एक खावर को थमाया, दूसरा खुद सामने आ खड़ा हुआ, गिलास बुलंद किया।
किसके नाम? खावर ने अपना गला बुलंद करते पूछा। जूलियस सीजर के नाम। उसने खावर के गिलास से गिलास टकराया, फिर उसे बैठने का इशारा करता वापस कुर्सी पे आ बैठा। टांग पे टांग रखकर रुख खिड़की की तरफ मोड़े, घूंट भरा। खावर उसके सामने जरा तिरछी करके कुर्सी पे बैठा था। कदरे आगे को हुआ, अलर्ट और सिप लिया। ताबेदार आंखें हाशिम पे जमी थी, जो शीशे पे बरसती बूंदें देख रहा था। जूलियस सीजर, रोमन डिक्टेटर। आजकल मैं उसके बारे में अक्सर सोचता हूँ। घूंट भरते हुए बाहर देखते वो कह रहा था। 44 साल कबल अज़ मसीह। 15 मार्च के दिन सीजर के ऊपर उसके अपने सेनेटर्स ने हमला किया था और उनमें शामिल था मार्क्स जूनियर, ब्रूट्स, सीजर का दोस्त। और प्रोटिज कहते हैं पहले सीजर जवामर्दी से लड़ा, मगर जब उसने निगाहें यकटिक बाहर जमाई, गिलास लबों से लगाकर नीचे किया, जब उसने ब्रूट्स को देखा तो उसने दुख से कहा, इट टू ब्रूट देन फॉल सीजर। तुम भी ब्रूट्स तो मुझे ढह जाओ सीजर। और ये कहकर वो ढह गया। एक और छोटा सा घूंट भरने को वो रुका। इट टू ब्रूट लातीनी ज़ुबान का वो नन्हा सा फिक्रा जो अंग्रेज़ी में यू टू ब्रूट्स कहलाता है। उसको शोहरत शेक्सपियर के कलम से मिली, वरना खबर अगर शेक्सपियर ये फिक्रा अपने पल्ले में जूलियस सीजर को बोलते न दिखाता तो कौन जान पाता इस फिक्र को। मगर जानते हो, लोग इसका मतलब ठीक से नहीं समझते। क्यास करते हैं कि यू टू ब्रूट्स का मतलब ये है कि सीजर दुख से, यानी कि तुम भी बेवफा निकले ब्रूट्स कह रहा था, मगर ये एक नामुकम्मल मानी है। खावर ने दरमियान में कई दफ़ा लब खोले और फिर अदब से बंद कर दिए, और इस बेकार कहानी को तहम्मुल से आखिर तक सुन सकता था, मगर जाने इस नीम रोशन शाहाना बेडरूम की नरम गरम फिजा में ऐसा क्या था जो ठीक नहीं था। वो अंदर से उलझता खामोशी से घूंट भरता रहा और उसे सुनता रहा। वो कह रहा था, स्वीटोनियस कहता है कि लोग कहते हैं सीजर के आखिरी अल्फाज थे काय से तक फोन, यानी तुम भी बच्चे। कुछ ये भी कहते हैं कि उसने कहा था कि तुम भी मेरे बच्चे। वो हल्का सा हंसा। तारीख दानिये भी कहते हैं कि ब्रूट्स सीजर का जायज़ बेटा था। खैर, खिड़की को देखते शाने उचकाए। खावर अब ध्यान से उसे देख रहा था। इस ज़माने में कदीम रोम में एक मुहावरा बोला जाता था, तुम भी मेरे बच्चे ताकत का मज़ा चखोगे। शायद सीजर भी यही कह रहा था जब उसने कहा, तुम भी ब्रूट्स, तुम अभी ताज पहनोगे। ये दुख का आज़ार नहीं था, ये एक बद्दुआ थी। उसकी निगाहें खावर की तरफ फेरी। खावर बुरी तरह ठटका। ये वो आंखें नहीं थी जिसको वो पहचानता था। स्याह, सर्द, पत्थर जैसी आंखें। सर, क्या हुआ है? यू टू। जब सीजर ने ये कहा, तुम भी ब्रूट्स, तो उसने कहा, तुम्हारी भी बारी आएगी ब्रूट्स। और ये कहकर वो ढह गया। और बाद में ब्रूट्स भी तो ऐसे ही मरा था ना। मगर पता है, उसने खबर पे नज़र जमाए, गिलास दाएं तरफ मेज़ पे रखा। ये सब लोगों की बातें हैं, वरना तारीख कहती है कि सीजर ने मरते वक्त कुछ नहीं कहा था। खबर ने आहिस्ता से गिलास उसी मेज़ पे रखना चाहा, मगर रख नहीं सका। गिलास लुढ़क गया। बेख्तियार उसने दोनों हाथों से गिलास थामा। उसकी रंगत बदल रही थी, चेहरे पे पसीने नमूदार हो रहा था। सर, सर क्या हुआ है? हैरत ज़दा निगाहें उठाकर दबते गले को पकड़े वो बमुश्किल बोल पाया। मोरख कहते हैं कि सीजर को मरते वक्त एक लफ्ज़ कहने की भी मोहलत नहीं मिली थी। वो खामोशी से मरा था, बिल्कुल खामोशी से। ऐसे बड़े बड़े अल्फाज शेक्सपियर कहा करता था, ये उसी के अल्फाज हैं। उसने खबर को देखते हुए एक और घूंट भरा। सर, मैंने कुछ नहीं, वो चिल्लाना चाहता था, मगर गला पकड़े पकड़े घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गया। मुंह यूं खोला जैसे कह करना चाहता हो, मगर आज अंदर से कुछ नहीं निकलना था। उसका मंजर धुंधला रहा था। सामने टांग पे टांग जमाकर बैठा उसे सर्द नज़रों से देखता हाशिम उसी धुंध में गुम था, और दूर किसी कुएं से टकराती आवाज़ की तरह उसकी आवाज़ गूंज रही थी। मेरा ख्याल है वो वाकई खामोशी से मरा था, क्योंकि बादशाह खामोश ही मरा करते हैं। मगर तुम ताज नहीं पहनोगे। उसने कुर्सी पे हाथ जमाकर उठने की कोशिश की, मगर धुंध, दर्द, अंधेरों में डूबता जहन, वो उठ नहीं पाया। तुम खामोश नहीं रहोगे? तुम? हाशिम बैठे बैठे आगे को झुका था। तुम मुझे सब बताओगे, एक एक बात। किसके लिए मारा तुमने मेरे बाप को? सब कुछ। मगर अल्फाज अब किटमिट होने लगे थे। खबर का जहन गहरे अंधेरों में डूब रहा था। नाज़िर कभी नजर आते, कभी बादलों में छुप जाते। उसने महसूस किया उसको किसी चीज़ पे लुटाकर राहदारी में से गुजारा जा रहा है। राहदारियाँ, छत, दरवाजे। छत बदल रही थी, मगर वो तारीख हो गई। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था,
मजबूत क़ुव्वत इरादे के बायस उसका ज़हन अभी तक मफलूज न हो सका था। और फिर छत मज़ीद तारीक हुई, यहाँ तक कि वो ज़र्दी माइल भूरी सी लगने लगी। धुंधले होते मंजर में उसने देखना चाहा। उसका स्ट्रेचर एक तंग कमरे में धकेला जा रहा था और सामने 2 हुलिये से खड़े थे। वो करीब आ गए, कदम कदम। फिर एक का चेहरा वाज़ेह हुआ। उसके बाल गहरे भूरे और हल्के घुंघराले थे और आंखें भूरी थीं। उसका मुस्कुराता चेहरा करीब आया और उसके अल्फाज वो आखिरी अल्फाज थे जो खबर को सुनाई दिए थे। खुश आमदीद या साहिब सजन।